दोस्तों, अपने जंगली रिजॉर्ट से मैं अपने ऑफिस आ गया। तो मैं उस स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ जो मैं आपको जंगली रिजॉर्ट में सुना रहा था, चौगर टाइगर्स। तो जब जिम कॉर्बेट ने डलकानिया गांव के पास उस रेवाइन को, इस रिज एरिया को पूरा स्कैन कर लिया था और उन्हें कोई भी साइन नहीं मिले थे, तो उन्होंने वापस जाने का फैसला किया अपने कैंप में नाश्ता वगैरह के लिए। तभी उन्हें दो आदमी तेजी से भागते हुए नजर आए। उन्होंने जब वो पास आए तो उन्होंने पूछा क्या मैटर है। उन्होंने बताया कि अभी अभी गांव के पास में उसी जगह पे जहां पे आप सुबह स्कैन कर रहे थे पूरे एरिया को, टाइगर को ढूंढ रहे थे, टाइगर ने एक बैल को मार दिया है। तो इन्होंने कहा कि तुम मेरे सर्वेंट को बोलो कि वो कुक से चाय और नाश्ता बनवा के ले आए यहीं पे जहां हम जा रहे हैं, और फिर वो उस दिशा की तरफ बढ़ चले जहां बैल को मारा गया था। अब जब जिम कॉर्बेट उस तरफ चले जहां बैल को मारा गया था, तो एक पहाड़ी नाला था जिसमें वो बैल को मार के शेर ने रखा था। करीब 200 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा, या 200 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा था। लेकिन ओपन एरिया में था और वहां से गिद्ध वगैरह उसको देख पा रहे थे। काफी गिद्ध मंडरा रहे थे। जब तक जिम कॉर्बेट वहां पहुंचे तो गिद्धों ने उसे साफ कर दिया था, क्योंकि जब तक इनके पास खबर आई थी और ये गए, काफी टाइम बीत गया था। और अगर गिद्धों का झुंड किसी बैल के ऊपर पूरा बैठ जाए, 2 घंटे काफी होते हैं उसको साफ करने के लिए। केवल बोन्स और स्किन बची हुई थी। इन्होंने कहा टाइगर के लिए मतलब का है नहीं। जहां ये बैल को मारा था वो जगह गांव से केवल 100 गज की दूरी पर थी, लेकिन सीधा जाने का रास्ता नहीं था। तो गांव वाले फिर गांव जब जाना था, उनको काफी घुमा के लेके गए। जब ये गांव पहुंचे तो उन्होंने मुखिया से बोला कि आप एक यंग भैंस का इंतजाम करिए, क्योंकि जो बैल है उसको तो वल्चर्स ने खा लिया है, टाइगर आएगा उसको खाने के लिए, और जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो लौट जाएगा। तो ये चाहते थे कि एक भैंस बांध दी जाए, ताकि जब टाइगर आए तो वो सोचे चलो बैल ना सही भैंस सही, और वहां पे शिकार करें और इनको मौका मिल जाए। अब जब वो भैंस आ गई तो जिम कॉर्बेट वापस उस पहाड़ी नाले की तरफ जहां वो बैल मरा पड़ा था उस तरफ चले। और भी कई लोग गांव से आए जो कि भैंस को बांधने के लिए आए थे। तो भैंस को बांध दिया गया। अब जिस जगह पे इनको बैठना था वहां पर कोई पेड़, ऐसा सूटेबल पेड़ नहीं था जिसपे बैठ के निशाना लगा सके। एक लेज थी, लेज मतलब एक चट्टान निकली हुई थी नाले की तरफ, जिसको कि वो लिखते हैं कि करीब 2 फीट चौड़ी थी, 5 फुट लंबी, और 20 फीट ऊंची थी उस नाले से जहां पे वो बैल पड़ा हुआ था। लेकिन जो इनकी सिटिंग पोजीशन थी जब ये बैठ गए, तो वो ऐसी पोजीशन थी कि जब टाइगर आता, जिस दिशा से टाइगर आने की संभावना थी वो इनके पीठ के पीछे से होती, लेकिन टारगेट सामने था। जो भैंस बंधी हुई थी वो 50 गज की दूरी पे लेफ्ट हैंड साइड पे थी, तो ये आसानी से निशाना लगा सकते थे। अब जैसे ही सूरज डूबा, भैंस जो आराम से लेट गई थी, बैठी बैठी हुई थी भैंस, अचानक से वो डर के खड़ी हो गई और बेचैन सी हो गई। फिर पहाड़ से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया। ये पत्थर, पहले भी आपने अगर स्टोरी मेरी कांडा मैनीटर वाली देखी है जो जिम कॉर्बेट की स्टोरी थी, सेम कहानी हुई थी। क्योंकि जब पहाड़ पे टाइगर चलता है तो जो स्लोप से होते हैं वहां से कोई भी पत्थर पे उसका पैर लग जाता है और पत्थर नीचे लुढ़कते हुए आ जाते हैं। तब भी यही हुआ था, इस बार भी यही हुआ। ये समझ गया कि टाइगर आ रहा है, लेकिन ये अंदाजे पे निशाना लगा नहीं सकते थे। भैंस और ज्यादा बेचैन हो गई और उसने इनकी तरफ फेस कर लिया ताकि ये जिम कॉर्बेट उसकी मदद करे, वो देख सके कि वो बेचैन है। उतनी देर में इनको नीचे से, जहां ये लेज पे बैठे थे, टाइगर का सिर नजर आया, और सिर एकदम स्टिल हो गया। वो जायजा ले रहा था टाइगर कि किसी किस्म का खतरा तो नहीं है। काफी देर तक वो स्टिल खड़ा रहा। अब टाइगर आगे बढ़ा और एक जंप के साथ भैंस के ऊपर कूद गया। क्योंकि वो भैंस के सींग से डर रहा था, तो उसने फ्रंट साइड से अटैक नहीं किया, साइड से अटैक किया। और थोड़ी देर में ही भैंस नीचे पड़ी थी, टाइगर उसके ऊपर था, उसने अपना होल्ड बना लिया था। और जिस तरह से दोनों हैवी बॉडी थी उस तरह से कोई स्ट्रगल नहीं हुआ। और जिम कॉर्बेट बताते हैं कि जो टाइगर होता है, लोग समझते हैं कि गर्दन पे जोरदार वार करके लोगों को मारता है। ये सही नहीं है। वो मारता है अपने दांत गड़ा के, दांत गड़ा के थ्रोट को, जो उसका सांस की नली होती है उसको दबा देता है, जो सांस नहीं आती, और उससे जानवर मर जाता है। फिर ये आराम से खाता है। तो कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, ये दांत गड़ा के बैठा था और भैंस नीचे पड़ी हुई थी। जिम कॉर्बेट अपने साथ .275 की राइफल लाए थे। टाइगर इनके सामने था, इन्होंने निशाना लगाया, बंदूक चला दी। जैसे ही बंदूक चलाई, टाइगर एक जंप के साथ वो पहाड़ी नाले की तरफ वापस चला गया। और इनको लगा कि मैं, पता नहीं मेरा निशाना कैसे चूक गया। लेकिन इन्होंने सोचा
कि अगर टाइगर ने इनको नहीं देखा है कि और या बंदूक की जो थोड़ी सी आग सी निकलती है वो नहीं उसको मालूम चला है कि ये बंदूक थी, तो टाइगर वापस आएगा। तो इन्होंने इंतजार करना ही बेहतर समझा। अब जब टाइगर का सिर नजर आया, फिर वैसे ही टाइगर का सिर थोड़ी देर तक स्टिल रहा, जायजा ले रहा था। उसके बाद ऊपर आया और जो ये भैंस पड़ी हुई थी इसके पास खड़ा होकर इसको नीचे देख रहा था। इतनी देर में जिम कॉर्बेट ने निशाना लगाया, फिर गोली चलाई, फिर टाइगर उछला और पहाड़ी नाले की तरफ से होता हुआ ऊपर पहाड़ के ऊपर चला गया। तो पत्थर नीचे लुढ़कने की आवाज आई। और जब पहले भैंस पड़ी हुई थी स्टिल, तो जिम कॉर्बेट को लगा इन्होंने निशाना जो है टाइगर की जगह भैंस को मार दी है गोली। दोबारा फिर ऐसी गलती हुई, इनको लगा दोबारा भी मैंने भैंस को गोली मार दी है, और इनको लगा कि इनकी आंखें खराब हो गई हैं, अब ये निशाने को ठीक से देख नहीं पाते, क्योंकि निशाना तो सही लगाया था, ऐसा कैसे हो गया, गलत लग गया। अब जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि गांव वालों ने दो दो बंदूक की गोलियों की आवाज सुन ली है, वो सोच रहे हैं मैंने टाइगर मार दिया, और जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनको क्या दिखाऊंगा, दो ये खाली कारतूस। अब सोच रहे हैं कि मेरी आंखें खराब हो गई। लेकिन फिर उन्होंने छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख से देखा, बोले मुझे सब साफ 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 दिखाई दे रहा है। फिर बंदूक से निशाना लगा के देखा तो उनको बंदूक की वो निशाने के जो एक पॉइंट होता है वो भी दिख रहा है। तो उन्होंने कहा आंखें तो एकदम ठीक है। फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बस यही हुआ कि ये गलत तरीके से लगाया गया निशाना था जो सही नहीं लगा। अब जिम कॉर्बेट ने सोचा कि टाइगर तीसरी बार तो आएगा नहीं, तो यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। और क्योंकि ये पसीने से भीगे हुए थे, दिन भर के एक्सर्शन थे, अब ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी और उनकी जो गीली शर्ट थी वो और ज़्यादा ठंड लग रही थी। इन्होंने खाकी शॉर्ट्स पहने थे, पैर में भी ठंड लग रही थी, चट्टान भी बहुत ठंडी हो गई थी, और इनको लगा अगर ये गांव चले जाते हैं वहाँ गरम गरम चाय मिलेगी। तो इतनी सारी चीज़ें थी उनको ये सोचने के लिए कि वो गांव चले जाएं, लेकिन उनको लग रहा था कि एक मैन ईटर खुले में घूम रहा है। दूसरी बात, इनको नहीं पता कि कहाँ है, अंधेरा हो चुका है, कहीं से भी अटैक कर देगा। तो बेटर है कि एक जगह सेफ्टी के साथ बैठा रहा जाए ताकि आहट मिले, क्योंकि घने जंगल में जाएंगे तो हो सकता है कि वो टाइग्रेस 50 मील दूर चली गई हो, और ये भी हो सकता है कि 50 गज की दूरी से इनको देख रही हो। तो इन्होंने कहा रुक जाता हूँ। फिर रुके रहे, घंटों बीतते गए। फिर उन्होंने कहा यार रुक के कोई फायदा नहीं है। जब हल्का हल्का उजाला सा होने लगा था तो इन्होंने चलना शुरू किया, लेकिन इनको रास्ते में दिख नहीं रहा था। एक जगह स्लिप किए, गिरते गिरते क्या गिर गए, लेकिन वो रेत के ढेर पे गिरे, तो ना उन्हें चोट लगी ना बंदूक टूटी। करते 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 ये गांव पहुंच गए। गांव में तो गांव वाले इनका इंतजार ही कर रहे थे, और जब उन्होंने पूछा साहब क्या हुआ, आपने दो गोली चलाई, अब इनके पास कोई जवाब तो था नहीं। तो इन्होंने कहा मैं अंदाजे से कि टाइगर है, अंदाजे से गोली चला रहा था। अब जिम कॉर्बेट ने गर्म चाय पी, आग तापी, उसके बाद उन्होंने सच्चाई बताई कि भाई मैं इमेजिनरी टाइगर को नहीं मार रहा था, टाइगर दो बार आया, मैं चूक गया निशाने से। तो अब वो गांव वालों को लेके उसी जगह पे आए। उन्होंने बताया कि यहाँ पे भैंस को मारा टाइगर ने, भैंस के ऊपर चढ़ा था, मैंने एक बार गोली मारी तो इस तरफ को भाग गया। तो जब वो बता रहे थे इधर भाग गया, उतने में गांव वाले चलाए साहब देखिए टाइगर मरा पड़ा है। तो वो आगे बढ़े, देखा तो बोले सच बात है, वहां तो टाइगर मरा पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने कहा जब ये टाइगर मर गया था मेरी गोली से, तो मैंने दूसरी बार किसको मारा, सेम डायरेक्शन से टाइगर दोबारा आ गया था। तब उनने बताया कि इस डायरेक्शन से दोबारा आया, यहाँ खड़ा हुआ था, मैंने फिर गोली मारी, इधर को भागा। जैसे ही बोला तो वो लेडीज कुछ आई थी, वो बोली साहब देखिए एक और टाइगर मरा पड़ा है। देखा तो दूसरा टाइगर मरा पड़ा था। 50-50 गज की दूरी पे एक ही साइज के दो टाइगर मरे हुए पड़े थे। अब सवाल ये उठता है कि दो टाइगर कैसे हो गए थे। तो गांव वालों ने जितने भी अभी हमले सुने थे उसमें एक ही टाइगर देखा था। इधर वाले हमलों में एक टाइगर को ये पहले मार चुके थे। तब इनके ध्यान में आया कि भाई मेटिंग सीजन है जो कि नवंबर से लेकर अप्रैल तक चलता है, एक ही साइज के टाइगर हैं, तो ये मेटिंग कर रहे थे। इसमें एक टाइगरेस है और एक मेल टाइगर है। अब जिम कॉर्बेट ने सोचा कि इसका एग्जामिन कर लिया जाए। जो टाइगर है, जो पहला टाइगर था, ये उस तरफ बढ़े, अपनी बंदूक दूसरे को थमाई, घुटने के बल बैठे, और उसके पैर के तलवे चेक करने लगे। जब ये गेहूं काटने वाली महिला पे हमला किया था टाइगर्स ने, तो उसके फ्रेश पग मार्क इन्होंने चेक किए थे, और ये बोल रहे हैं कि मैं 100 टाइगर के बीच में भी वो पग मार्क पहचान सकता था। टाइगर के पग मार्क क्या होते हैं कि समय के साथ पुराने हो जाते हैं, जो उसके तलवे होते हैं घिस जाते हैं, फट जाते हैं। जैसे आप इंसानों से अगर कल्पना करेंगे, किसी के पैरों में बिवाई हो जाती है तो पैर बुरी तरह से फट जाते हैं। इस तरह से समय के साथ जिस टाइग्रेस का एज ज़्यादा हो जाती है, टाइग्रेस है टाइगर के, उसके पैर फट जाते हैं तलवे।
और इसके तो पैर में एक बहुत लंबा सा फटा हुआ एक दरार सी थी, जो कि पगमार्क में आ रही थी, जो इन्होंने कभी किसी टाइगर को देखी नहीं थी। ये कह रहे हैं कि इसके पगमार्क तो मैं 100 टाइगर में पैर देख के कहीं पहचान जाऊं, इतना मेरी मेमोरी में था। तो इन्होंने अच्छे से चेक किया और उन्होंने देखा कि ये वो टाइगरेस नहीं है, वो मैन ईटर जिसकी हमें तलाश थी, ये कोई दूसरी टाइगरेस है। अब गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी कि टाइगर के पैर तो सब एक जैसे ही होते हैं, साहब कैसा बोल रहे हैं। और तब तक इन्होंने जो दूसरा टाइगर पड़ा था तो वो नीचे पड़ा हुआ था, तो इन्होंने गांव वालों को बोला उसको उठा के ऊपर ले आओ, और इन्होंने अपना चाकू निकाला और इसकी खाल उतारनी शुरू कर दी, ये वाली जो टाइगरेस थी। जब उसको लेके आए लोग बड़े जोर से हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, क्योंकि टाइगर मर गया था। उसको उठा के ऊपर लेके आए, तब तक ये स्किन उतारना शुरू कर चुके थे, उसकी स्किन ऑलमोस्ट उतार चुके थे। अब जब दूसरा टाइगर लाया गया तो चेक किया तो वो मेल था, और जो मैन ईटर थी वो टाइग्रेस थी। तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों जो मरे हैं इनमें से मैन ईटर कोई नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों टाइगर जो 12-14 घंटे से मरे पड़े थे, स्किन उतारना मुश्किल करते करते आफ्टरनून हो गई, तब जाके इन्होंने दोनों टाइगर्स की स्किन उतारी। अब जब कॉर्बेट गांव आए तो उन्होंने पूरे गांव वालों को समझाया, हेडमैन मुखिया को भी बोला कि भाई जो मैन ईटर टाइगरेस है वो मरी नहीं है, तो कोई भी सावधानी मत छोड़ना, क्योंकि वो जा रहे थे। उन्होंने कहा अगर सावधानी तुम लोग छोड़ोगे तो फिर वो शिकार बनोगे। और फिर जिम कॉर्बेट ने बोला कि अगर मेरी कही बात को पूरी तरह से मान लिया जाता तो जितने लोग आगे आने वाले महीनों में मरे वो ना मरते। फिर जिम कॉर्बेट वहां से निकल गए, डलकानिया एरिया छोड़ के तराई इलाके में आ गए, क्योंकि इनकी एक मीटिंग फिक्स थी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ में। अब मार्च 1930 को जिम कॉर्बेट को चिट्ठी मिली मिस्टर विवियन के द्वारा, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने कहा कि आप काला अगर मुझे मिलो, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, मैन ईटर का आतंक है। तो काला अगर नैनीताल जहाँ ये रहते थे जिम कॉर्बेट, केवल 50 मील की दूरी पर था। तो जो डेट फिक्स हुई थी वहाँ ये पहुँच गए, काला अगर फॉरेस्ट बंगलो में, नाश्ते के टाइम पे, और वहाँ पर मिस्टर विवियन और मिसेस विवियन उनका इंतजार कर रहे थे। अब जब नाश्ता हुआ, चाय हुई, तो विवियन ने बताया कि ये 21 तारीख को आ गए थे यहाँ पे, और जो जिस फॉरेस्ट बंगलो में ये रुके हुए थे वहीं पे 5-6 औरतें घास काट रही थी। बंगले से ही टाइगर जो है, टाइग्रेस, एक औरत को उठा ले गई। शोर मचा, विवियन ने अपनी राइफल निकाली और गांव वालों को लेके पीछे भागे। जो घसीटने के निशान थे, देखा तो एक झाड़ी में औरत की बॉडी मिल गई। तो वो टाइगर जिसने देख लिया था कि विवियन बहुत सारे लोगों के साथ आ रहे थे, तो उसने छोड़ दिया औरत को मारने के बाद और एक तरफ को निकल गई। अब विवियन ने मचान बनवाया और पूरी रात इंतजार किया मचान पे कि टाइग्रेस आएगी, लेकिन टाइग्रेस नहीं आई। सुबह हो गई, सुबह उस औरत की बॉडी का दाह संस्कार किया गया और उसी जगह पर एक भैंस बांधी गई एज ए बेट। फिर विवियन बैठे और साथ में लोग बैठे। रात को, क्योंकि चांदनी रात नहीं थी, काफी अंधेरा था, तो इनको एक आवाज सुनाई दी कि कोई भारी भरकम जानवर आ रहा है। दिख रहा नहीं था, इनको लगा है भालू है, लेकिन वो भालू नहीं था, टाइग्रेस थी। और जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि विवियन का निशाना बहुत अच्छा था, अगर वो ये गलती ना करते उसको भालू समझने की और आहट पे ही निशाना मार देते तो टाइग्रेस को ही गोली लगती। 25 तारीख को विवियन चले गए, क्योंकि वो डिप्टी कमिश्नर थे, वो एक जगह रुक नहीं सकते थे। अब तक टाइग्रेस उन बंधी हुई भैंसों को खाने की आदी हो चुकी थी, क्योंकि रेगुलर उसको बैठ थी और वो भी यूज टू हो गई थी कि मैं शिकार तो कर ही लेती हूँ। तो इन्होंने भैंसें बांधी। 3 दिन तक भैंस के पास से टाइग्रेस गुजरती रही, 3 अलग अलग 100-100 मीटर के फासले बांधी थी इन्होंने, लेकिन उसने शिकार नहीं किया। चौथे दिन जो शिकार किया, वो जो फॉरेस्ट बंगलो के सबसे नजदीकी वाली भैंस थी, उसी को मारा। अब जब जिम कॉर्बेट उस भैंस के पास पहुंचे और उसका निरीक्षण किया, तो इन्हें पता चला कि उसे टाइग्रेस ने नहीं मारा, उसे मारा था लेपर्ड ने। रात को भी इनको फॉरेस्ट बंगले के पास में लेपर्ड के बोलने की आवाज आ रही थी, तो इन्होंने सोचा अगर ये गोली चलाएंगे तो टाइग्रेस अलर्ट हो जाएगी, तो इन्होंने नहीं मारा। लेकिन फिर इनको विचार आया कि अगर ये, अच्छा एक नहीं 2 लेपर्ड थे, इन्होंने कहा अगर मैं लेपर्ड को मारूंगा नहीं तो ये मेरी तीनों भैंसें भी खा जाएंगे और ऐसे शिकार करते रहेंगे, और मेरा मेन पर्पज जो उस मैन ईटर टाइग्रेस को मारना है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने कहा आप घात लगा के बैठना ही पड़ेगा। एक चट्टान के ऊपर दोनों लेपर्ड धूप सेक रहे थे, इन्होंने निशाना लगाया और दोनों को मार दिया। अब ये जो एरिया था काला अगर वाला कुमाऊं का, तो ये बोलते हैं बहुत ही रिच वाइल्ड लाइफ वाला एरिया था। बहुत सारे बार्किंग डियर, सांबर, दुनिया भर के जानवर यहाँ पे थे, घोराल, बहुत सारे जानवर थे।
तो इनको 2 मौकों पर ऐसा लगा कि टाइग्रेस ने सांबर को मारा है। ये वहां पहुंचे, इनको ब्लड तो मिला लेकिन कोई भी शिकार नहीं मिला। उसके बाद 13-14 दिन तक जिम कॉर्बेट उस टाइग्रेस को ढूंढते रहे और बताते हैं कि 2 मौके ऐसे आए जब ये करीब करीब टाइग्रेस के एकदम नज़दीक आ गए। उनको पूरा अपनी बुक में उन्होंने पूरा डिफाइन किया है कैसे कैसे वो 2 मौके थे जब ये टाइग्रेस के एकदम नज़दीक आ गए थे, लेकिन आमना सामना नहीं हुआ और ये टाइग्रेस को नहीं मार पाए। ऐसे ही जब ये टाइग्रेस को ढूंढ रहे थे तो एक किस्सा बता रहे हैं कि जब ये एक बेंड पे आए तो एक काकड़ मतलब बार्किंग डियर घास चर रही थी, और जैसे ही इनकी आहट सुनी तो उसने एकदम से सिर उठा के इनकी तरफ देखा, लेकिन इन्होंने सिर का डायरेक्शन दूसरी तरफ घुमाया हुआ था। तो काकड़ को लगा कि इन्होंने देखा नहीं उसको, तो वो निश्चिंत होकर फिर से घास चरने लगी, क्योंकि इन जानवरों की हैबिट होती है कि अगर उन्हें लगता है कि किसी ने उनको नहीं देखा तो वो उनके लिए खतरा नहीं है, तो वो अपने जैसे वो घास चर रही थी वैसे ही घास चरने लगी। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़े तभी वो काकड़ जो आराम से घास चर रही थी एकदम से चिल्ला, जो बार्किंग साउंड करते हुए तेजी से भागी, और वो जो साउंड थी वो क्लियर था कि टाइग्रेस है। अब ऐसे घने वेजिटेशन में उसने देखा कैसे टाइग्रेस को, तो वो जो पगडंडी सी एक आ रही थी वहां से, ये समझ गया कि उस पगडंडी पे ही इसने टाइग्रेस को देखा है। फिर उन्होंने सोचा ऐसा तो नहीं कोई बर्ड वगैरह ने झाड़ी खड़खड़ाई और ये डर के मारे भाग गई हो। ये बोले ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि वहां पे टाइग्रेस हो। अब जब इन्होंने ढूंढना शुरू किया तो जो एक जगह गीली जमीन थी वहां से आए थे जिम कॉर्बेट, वहां देखा तो जहां इनके पैरों के निशान थे उसके ऊपर फ्रेश पग मार्क थे टाइग्रेस के। मतलब वो इनका पीछा कर रही थी और इनका निशाना अगले मोड़ पे इनके ऊपर झपटने ही वाली थी। उसके पहले काकड़ ने देख लिया था, जिसने इन्होंने सिर झुका के रखा था, तो काकड़ ने घास चरना जारी रखा था, और जब तक इनको आहट हुई तब तक वो पगडंडी को छोड़ के झाड़ी में घुस गई थी। काकड़ भाग गया था, और अब क्योंकि इन्होंने देख लिया था तो ये जिम कॉर्बेट समझ गए कि इसने इस मोड़ पे तो मुझे निशाना नहीं बना पाई, अगले मोड़ पे मुझे निशाना बनाने की कोशिश करेगी। अब जिम कॉर्बेट ने कहा कि उसी रास्ते को कंटिन्यू करना बेवकूफ़ी थी। शाम हो चली थी और वो पक्का हमला करने वाली थी, तो जिम कॉर्बेट उस डायरेक्शन में गए जहां काकड़ भागी थी। वहां से इनको काफ़ी नज़र आ रहा था, और ये बोले अगर अंधेरा नहीं होने वाला होता तो मैं आज इस टाइग्रेस से 2-2 हाथ कर लेता, मतलब अपनी बंदूक से, क्योंकि बोले सारी पोजीशन मेरे फेवर में थी, क्योंकि जितना टाइग्रेस उस इलाके को जानती थी उतना ही मैं जानता था। टाइग्रेस को नहीं पता था कि उसके लिए मेरे इंटेंशंस क्या है, उसको थोड़ा डाउट था। बोले मुझे पता था टाइग्रेस मेरे साथ क्या करना चाहती है, क्लियर इंटेंशंस पता थे। तो बोले सारी चीज़ें मेरे फेवर में थी, बस एक चीज़ फेवर में नहीं थी, वो था अंधेरा, क्योंकि थोड़ी सी सनलाइट बची थी, उसके बाद अंधेरे में इनको कुछ दिखता नहीं, तो इन्होंने फिर उस दिन मारने का इरादा छोड़ दिया। उसके बाद फिर इनका सामना नहीं हुआ टाइग्रेस से। फिर एक बार जा रहे थे तो सेम कंडीशन हुई, एक लेज थी लटकी हुई चट्टान जिसके पास इनको लगा खतरा है, तभी काकड़ ने बोला, और वहां पे इन्होंने देखा तो टाइग्रेस के पैरों के निशान थे। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं अपने रीडर्स जो कि मेरी इस बुक को पढ़ रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली मुलाकात इस बार की विजिट में टाइग्रेस से कब हुई थी। ये हुई थी 19 दिन बाद, जब वो यहाँ आए थे अप्रैल महीने में 1930 में, जब वो अपनी भैंस जो एज ए बेड यूज कर रहे थे बांधने जा रहे थे, साथ में और भी लोग थे। तो एक जगह एक बुजुर्ग आदमी उनको बताने लगा कि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि साहब जो ओक के पेड़ आप देख रहे हैं यानी बांझ का पेड़, बोले उसके ठीक नीचे 1 महीने पहले मेरे 18 साल के बेटे को टाइग्रेस ने मार दिया। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैंने फादर का वर्जन सुना नहीं था कि कैसे टाइग्रेस ने मारा उनके बच्चे को, तो वो सुनने बैठ गए। तो बोले साहब कि 20-25 आदमी के साथ वो लकड़ी और चारा इकट्ठा करने गया था, सारे लोग छोड़ के भाग गए, किसी ने उसकी मदद नहीं करी, वरना 20-25 आदमी थे, टाइग्रेस उनके बेटे को नहीं मार पाती। बड़े ही उनका मन खट्टा था और बड़े ही क्या कहते हैं रोष के साथ वो बोल रहे थे, मतलब गुस्से और दुख का मिला हुआ वर्जन के साथ वो बोल रहे थे। अब वो जो लोग इनके साथ गए थे भैंस बांधने, उसमें 2-3 आदमी ऐसे थे कि वो उन 20-25 लोगों में थे जो उस लड़के के साथ में गए थे। उन्होंने कहा साहब हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो लड़का था जब टाइगर की गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी तो ये डर के भागा और बोला सब लोग भागो भागो, टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहा है,
और भगदड़ मचा दी, और जब अलग भागा तो इसको ही टाइगर ने पकड़ लिया। ऐसा होता है। वैसे अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे टाइगर की दहाड़ और हमारी दौड़, जो जिम कॉर्बेट में अभी ट्रैकिंग करते वक्त हमें टाइगर की दहाड़ सुनाई दी थी, मेरे साथ मेरे एक मित्र थे सुनील जी, क्योंकि उनको जंगल का ज़्यादा आइडिया नहीं था, बाकी हम 2-3 लोग थे उनको थोड़ा सा आइडिया था। तो मैंने कहा, क्योंकि वो थोड़ा घबरा रहे थे, भाग रहे थे, मैंने कहा सुनील जी भागना मत, क्योंकि अगर भागोगे तो आपको ही पकड़ेगा। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, वो ये बात मैंने बोली थी, और फिर वो नहीं भागे, हम साथ साथ में लौट आए थे, सुरक्षित निकल आए थे। ऐसा ही होता है, जो भाग के अलग जाता है ना, टाइगर उसको पकड़ लेता है। यही इस लड़के के साथ हुआ, जो ये इनके बताई स्टोरी के अकॉर्डिंग है, हालांकि 80 साल पुरानी घटना है, कि वो लड़का बोला भागो भागो, तो और भी लोग भागे, लेकिन वो जिस अलग डायरेक्शन में भागा, टाइगर ने उसको पकड़ लिया। अब जो वो बुजुर्ग आदमी थे, जब ये उन्होंने बात सुनी कि 3 आदमी बोल रहे थे कि वो लड़का ही अलग डायरेक्शन में भागा इसलिए पकड़ा गया, बोले वो बच्चा था, तुम लोग पूरे ग्रोन आदमी हो, उसको बचा नहीं सकते थे। तो काफी हीटेड आर्गुमेंट होने लगी, और जिम कॉर्बेट को लगा कि मैंने क्यों ये सवाल पूछ लिया कि आप अपनी स्टोरी सुनाओ, यहाँ झगड़ा होने की नौबत आ गई है। तो उन्होंने टॉपिक चेंज किया, बोले आओ इस भैंस को बांधते हैं। फिर उन बुजुर्ग आदमी को कॉर्बेट बोले कि भैंस को मैं उसी जगह बांधता हूँ जहां आपके बेटे को उसने मारा था। तो उन्होंने बाकी की भैंसें वापस भेज दी, उस भैंस को वहीं बांध दिया जहां उस लड़के को मारा गया था। अब जहां इन्होंने भैंस को बांधा था, वहां पे एक छोटा सा पाइन का पेड़ था, उसको इन्होंने काट दिया जिम कॉर्बेट ने, और उसका जो वो ठूंठ बचा था उस पर इन्होंने भैंस बांध दी। फिर एक माधो सिंह थे, जिन्होंने कि आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में काम किया था, आजकल जो सिविल पुलिस या फोर्स रही होगी, सिविल पायोनियर फोर्स, तो उसमें काम कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि आप पेड़ पे चढ़ जाओ और अपनी कुल्हाड़ी के जो ड्राई तने हैं उसको मारो ताकि आवाज़ निकले, और ठीक उसी तरह चिल्ला चिल्ला के बात करो जैसे पहाड़ी लोग अपने जानवरों के लिए चारा काटते हैं, पत्ते काटते हैं पेड़ से, तो बात करते हैं। नीचे भैंस थी, ऊपर से वो पत्ते काटने की एक्टिंग करने लगे और जोर जोर से बातें करने लगे, ताकि टाइग्रेस को लगे कि ये जानवर चारा के लिए नीचे लाया गया। अब वो माधो सिंह जोर जोर से गाना गाते रहे और बातें करते रहे, नीचे के आदमी उसी तरीके से पत्ते उठा के आगे ले जाते रहे, ताकि अगर टाइग्रेस देख रही है समझ जाए कि नॉर्मल प्रोसेस जो उसने देखा है हमेशा वही हो रहा है। इसी तरह चलता रहा। इतनी देर में इन्होंने, कॉर्बेट ने एक सिगरेट जलाई, पी सिगरेट, उसके बाद अपनी पोजीशन ले ली। तब तक में इनको आभास हो गया आसपास की आवाज़ों से, जो कॉल साउंड ऐसे होता है कि मैन ईटर आ गई है। इन्होंने फट से जो नीचे वाले आदमी थे उनसे बोला मेरी तरफ आ जाओ। माधो सिंह को एक सीटी बजा के इशारा किया, अब तुम चुप हो जाओ। अब टाइग्रेस आगे बढ़ रही थी, तो माधो सिंह पेड़ पे थे, जो कि जिम कॉर्बेट के लेफ्ट हैंड साइड पे थे। जो आदमी घास काट रहे थे वो इनके बिल्कुल ठीक सामने थे। अब जो भैंस थी बड़ी अनईजीनेस दिखाने लगी, उसने महसूस कर लिया था, भैंसों की सूंघने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो समझ गई थी टाइग्रेस आ गई, तो वो बेचैन हो गई थी। अब टाइग्रेस जहां पे थी, वो भैंस की तरफ जब बढ़ती तो उसको जिम कॉर्बेट की निगाह में आना बहुत जरूरी था, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो बिना जिम कॉर्बेट को दिखे चली जाती। वो सामने आई। अब वो पोजीशन जहां ये बैठे थे उसके ठीक नीचे थी जहां टाइग्रेस थी। तभी कॉर्बेट की निगाह गई कि जो जिस चट्टान पे बैठे हैं उसके पास में पाइन के ट्रीज भी है एक एंड पे, और अगर टाइग्रेस उस साइड से आ जाएगी तो इनको बस आवाज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि टाइग्रेस इनको दिखेगी नहीं। तब ये सोच रहे थे क्या वो ऐसा करेगी। अब टाइग्रेस पूरा जायजा ले रही थी सबका, क्योंकि बाकी आदमी जो बात कर रहे थे वो चुप हो गए थे। माधो सिंह भी चुप थे, जो, और वो अट्रैक्ट होकर आई थी माधो सिंह की जो जोर जोर से बोलने की आवाज़ थी, लोगों की घास काटने की आवाज़ थी। तो और उसको पता चल चुका था, जिम कॉर्बेट को भी उसने देख लिया था, वो समझ गई थी कि जिम कॉर्बेट ने मुझे देख लिया है। तो उस टाइग्रेस को खतरे का आभास हो गया था। एकदम से एक आवाज़ हुई और वो गायब हो गई। जिम कॉर्बेट समझ गए कि मौका हाथ से निकल गया है, लेकिन ये जानते थे कि अभी वो फिर लौटेगी। जब यहाँ से कोई आवाज़ नहीं होगी और देखेगी सब लोग चले गए हैं, तो उसे लालच है भैंस को मारने का। अब जिम कॉर्बेट ने सोचा कि यहाँ से निकलते हैं। उन्होंने एक जगह देख ली कि यहाँ से निशाना लगाऊंगा तो दूर है, भैंस दिख रही थी वहाँ से, करीब 200-250 गज की दूरी पे था। लेकिन उन्होंने सोचा कि जो ये राइफल कैरी कर रहे हैं .275, वो एक्यूरेट है, निशाना लग जाएगा। अगर वो एक गोली में मरी नहीं तो भी घायल हो जाएगी, और जो उसके खून के निशान मिलेंगे उससे उसको ढूंढना आसान हो जाएगा। अभी तो तुक्के पे ढूंढते रहते हैं। तो उन्होंने कहा यही ठीक है। अब जिम कॉर्बेट ने पोजीशन लेने की सोची। जो आदमी साथ में थे, जो घास काटने के लिए जो कर रहे थे, वो बड़े डरे हुए थे, तो उन्होंने उनको भेज दिया
कि तुम कैंप वापस जाओ, क्योंकि वो एक तरह से उनका मर्डर ही होता वहाँ रखना। और जिस ठूंठ पे इन्होंने भैंस को बांधा था, वो इस तरीके से बांधा था कि वो टाइग्रेस उसको खींच के नहीं ले जा सकती थी। अब इन्होंने देखा कि मैं जगह देखूं जहां से बैठ के मैं निशान लगा पाऊं। अब इनको एक पहाड़ी नाले में एक ऐसी जगह दिखी जहां वो कवर भी ले सकते थे और आराम से बैठ सकते थे। तो दो लोग इनके पीछे पीछे चले कवर के लिए कि पीछे से अटैक ना कर दे, और फिर उन्होंने वहां पे बैठ के अपनी पोजीशन ले ली। अब जिस नाले में इन्होंने पोजीशन ली थी, पहाड़ी नाले में, वो करीब 10 गज 10 यार्ड लंबा था, 5-6 फीट चौड़ा था। जैसे ही वो एक चट्टान के पीछे बैठने लगे, एक पत्थर पे इन्होंने हाथ रखा, वहीं से एक नाइट जार उड़ा। नाइट जार एक पक्षी होता है जिसकी कि आंखें रात को अगर लाइट डाली जाए तो एकदम लाल ऐसी चमकती जैसे कि लेपर्ड बैठा हो। एक दो बार मुझे भी रात को धोखा हो चुका है। मुझे लगा लेपर्ड है, उसकी एक आंख दिख रही है। नाइट जार की एक ही आंख दिखती है, दोनों नहीं दिखती, क्योंकि दोनों सिर के दोनों तरफ होती है। तो उसका इधर सिर होगा तो लेफ्ट वाली दिखेगी, राइट दिखेगी, और उसने फेस टू फेस चोंच की तरफ से आपके मुंह कर लिया तो दोनों आंखें नहीं दिखती। तो जैसे ही नाइट जार उड़ा, इन्होंने देखा जहां से वो उड़ा था वहां पे उसके अंडे पड़े हुए थे, और बड़े ही अजीब से वो अंडे दिख रहे थे। और इनको सिर्फ जानवरों की खाल, शेर की खाल, लेपर्ड की खाल इकट्ठा करने का शौक नहीं था, अंडे इकट्ठे करने का भी शौक था। और उसमें नाइट जार के अंडे नहीं थे, इनका जो कलेक्शन था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये अंडे भी कैरी करूंगा, लेकिन कुछ ले जाने का था नहीं। इन्होंने हाथ का कप बनाया, उसमें अंडे रखे और ऐसे लपेट के एक थैली सी बना के उसमें अंडे संभाल के रख दिए। अब उस नाले में और आगे बढ़ते जा रहे थे, और गहरा होता जा रहा था, 13-14 फीट का गहरा हो गया। और दो आदमी साथ में थे, इन्होंने राइफल अपने आदमियों को पकड़ा रखी थी। और क्योंकि बारिश में उस पहाड़ी नाले में पानी चलता था, तो पत्थर घिस घिस के ऐसे हो गए थे जैसे कांच जैसे चिकने हो। तो ये कह रहे थे फुट होल्ड नहीं आ रहा, जैसे ही पैर रखो तो पैर स्लिप मार रहा था। तो ये जगह ही ढूंढ रहे थे कि कहाँ मैं पैर रखूं जहां मेरे ग्राउंड एकदम पैर जम जाए। तभी दोनों आदमी जल्दी से इनके बगल में आके गिरे, एकदम झुके, और जल्दी से राइफल इनको पकड़ाई। और बड़े ही थोड़ा ऐसे बोले कि साहब आपने आवाज नहीं सुनी टाइगर की? तो इनको जिम कॉर्बेट को लग रहा था कि इनके कपड़ों पे इनका हाथ रगड़ा है, उससे आवाज हुई है। तो इन्होंने पूछा कि तुम्हें कहाँ से आवाज आती दिखाई दी, सुनाई दी? तो वो बता नहीं पा रहे थे कहाँ से आवाज आई। और कॉर्बेट का कहना था कि जब टाइगर अपना डिनर या लंच ढूंढ रहा हो तो वो ग्रॉल नहीं करता। वो ग्रॉल तब करता जब वो वार्निंग दे रहा हो कि भाई चले जाओ यहाँ से, जैसे हमने ग्रॉल सुनी थी। तो हमें वो खाना नहीं चाहता था, हमें भगाना चाहता था, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे वहां उसने बैल मारा हुआ था। सेम कंडीशन यहाँ थी कि यहाँ पे टाइग्रेस इनको खाना चाहती थी, तो वो ग्रॉल करके कोई बताएगी नहीं कि मैं आ रही हूँ, वो चुपचाप आती। लेकिन जिम कॉर्बेट को लगा कि बाद में इनको जो अंदाजा हुआ कि वो एक जगह से पूरा इनको वॉच रख रही थी, जब ये नाले में उतर रहे थे तब भी वो देख रही थी। उसके बाद एक जगह वो इंतजार कर रही थी कि वो जंप करके इनके ऊपर कूदेगी, लेकिन तभी ये 13-14 फीट नीचे डाउन चले गए। तो हताशा में उसने ग्रॉल किया। अब कॉर्बेट बोल रहे हैं ये सब मेरी कल्पना ही थी, कि हो सकता है कि उसने मुझे ही एज ए डिनर चुना हो, इन दोनों लोगों में उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। और उसके बाद ही अपनी पोजीशन उन्होंने पूरी इस जगह की जहाँ पे बैठे थे, कि वो जो पहाड़ी नाला था कैसा था, 14 फीट लंबा, 10 फुट, जो सैंडी बेड, जो एक रेत के ढेर पे खड़े थे। वहाँ एक पेड़ भी गिरा हुआ था, पेड़ की वजह से एक डैम सा बन गया था। तो जब पहाड़ी नाले में बारिश में पानी बहता था तो उस जगह पर रेत जमा हो जाती थी। तो वो एरिया था जहाँ ये खड़े थे। फिर ये एक रॉक के पास पहुंचे। वो बोलते हैं जैसे स्कूल की स्लेट होती है वैसी वो रॉक थी, करीब 2 फीट की उसकी वो थी मोटाई, और एकदम चपटी रॉक थी। तो जिम कॉर्बेट उस रॉक के ऊपर खड़े हुए, और जहां इनको आइडिया था, जहां से ग्रॉल सुनाई दी थी, एक आइडिया लगा था, उधर खड़े, और उनको सामने टाइग्रेस के फेस की तरफ इन्होंने देखा। अब जिम कॉर्बेट ने उस जगह के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे कैसे किस तरफ से कौन सा पत्थर था, क्या था। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा तो टाइग्रेस, जिसके कि पूरे पैर दोनों आगे की तरफ थे, उसके पीछे वाले पैर उसके पीछे थे, और उसने पूरी पोजीशन ले रखी थी, और उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। और जो डिस्टेंस था टाइग्रेस और जिम कॉर्बेट का, वो 8 फीट का था। उन्होंने उस वक्त नहीं नापा, लेकिन बाद में नापा। और वो बोल रहे हैं जो उसके चेहरे पर स्माइल थी, वो बिल्कुल वैसी स्माइल थी जब आप जाते हो, आपका डॉग आपका इंतजार कर रहा होता है, तो उसके चेहरे पे एक स्माइल सी होती है, वो स्माइल टाइग्रेस के फेस पर थी। अब ये टाइग्रेस को देख रहे थे, टाइग्रेस इनको देख रही थी। पहले इन्होंने सोचा कि उसको पहला मूव करने दो, जंप मारने दो, क्योंकि मैं कुछ करूंगा एकदम से नर्वस होकर भाग ना जाए। और
जो इनकी राइफल थी वो ऐसे इनके चेस्ट की तरफ थी, सेफ्टी कैच इन्होंने हटा रखा था। अब उसकी जो नोक थी बंदूक की वो टाइग्रेस की तरफ घुमा के करीब का एक सर्कल सा इनको लेना था। धीरे धीरे वो एक्शन ये शुरू कर चुके थे। जब आधा सर्कल पूरा हुआ तो निशाना लगाने की नोक इनके सामने आ गई और उन्हें एक हाथ से बंदूक बिल्कुल टाइग्रेस की तरफ कर रखी थी। अब ये बोल रहे हैं कि राइफल जिसका वजन काफी था, एक हाथ से पकड़ने में उस बंदूक ने बताना शुरू कर दिया था कि मेरा वजन कितना है। और जो टाइग्रेस थी वो बिल्कुल लगातार, उसने पलक भी नहीं झपकाई थी, लगातार जिम कॉर्बेट की तरफ देख रही थी और जो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी वो अभी भी थी। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि उस बंदूक को मुझे घुमाने में कितना टाइम लगा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं। एक टाइम ऐसा लगा बंदूक के वजन से कि मेरे हाथ में लकवा मार गया है, हाथ ये घुमा भी नहीं पाएगी बंदूक को। लेकिन फिर बंदूक घूम गई और जैसे ही बंदूक ठीक टाइग्रेस के सामने आई, बंदूक की नोक, इन्होंने ट्रिगर दबा दिया। जब इन्होंने बंदूक चला दी तो टाइग्रेस का फेस बिल्कुल वैसे के वैसे ही था जैसे वो पहले थी। फिर धीरे धीरे फेस नीचे आया और फिर जहां बंदूक की गोली घुसी थी वहां से ब्लड बाहर आया। तो बंदूक की गोली ने घुस के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और उसके हार्ट में, वो पहले उसके हार्ट में छेद किया, फिर रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी और फिर टाइग्रेस नीचे गिर गई। अच्छा, जैसे ही ये उस चट्टान के ऊपर आए थे और इनको टाइग्रेस का चेहरा दिखा था, इनके आदमी जो दो पीछे पीछे चल रहे थे जिन्होंने ग्रॉल सुनी थी, उन्होंने टाइग्रेस को नहीं देखा था, वो चट्टान के पीछे थे। लेकिन इनकी मूवमेंट देख के वो समझ गए थे कि इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जिससे अचानक से रुक गए हैं और धीरे धीरे इनकी राइफल घूम रही है। तो माधो सिंह बाद में बता रहे थे कि जब इन्होंने बंदूक की गोली चला दी और टाइग्रेस मर गई तो बोले, साहब मैं आपको चिल्ला के बोलना चाहता था कि आपने लेफ्ट हैंड में जो नाइट जार के अंडे पकड़े हैं उसको गिरा दीजिए और दोनों हाथ से राइफल पकड़ लीजिए। तो अचानक से ये सारा घटनाक्रम जब हुआ तो जिम कॉर्बेट भूल गए कि वो लेफ्ट हैंड में अंडे हैं, उसको गिरा के दोनों हाथ से पकड़ सकते थे। ये सारा घटनाक्रम जो एक हाथ से कर रहे थे, लेकिन कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला, सब कुछ अपने आप हो रहा था। सामने टाइग्रेस आ गई है और ये धीरे धीरे घुमा रहे थे, इनको ध्यान ही नहीं था कि इनके हाथ में अंडे हैं। अब जैसे इन्होंने गोली चला दी, माधो सिंह ने बंदूक पकड़ी। अब इनके पैर इतनी बुरी तरह थक चुके थे कि खड़े रहने को पैर साथ नहीं दे रहे थे। तो पास में एक पेड़ गिरा पड़ा था, वहां ये बैठ गए। उसके बाद जब टाइग्रेस के पैर इन्होंने देखे तो ये वही समझ गए, वही टाइग्रेस है जिसको ये ढूंढ रहे थे। चौगर टाइग्रेस जो बूढ़ी थी, जिसके पैरों के तलवे घिसे हुए और कटे हुए थे। और ये समझ गए थे कि आज इन्होंने उन 64 आदमियों का बदला ले लिया है जिसकी जिंदगी की लकीरें इस टाइग्रेस ने मिटा दी थी। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि 3 चीजें थी जो इनके फेवर में थी। एक तो इनके हाथ में अंडे थे जिसकी वजह से इन्होंने स्लो मूवमेंट करी। दूसरा, बंदूक भी हल्की वाली लाए थे तो जिससे ये एक हाथ से उसको घुमा पाए। और तीसरा, वो मैन ईटर टाइगर था। अगर नॉर्मल टाइगर होता तो वो हड़बड़ाता या कुछ ना कुछ एक्शन करके इनको गिराता या इन पर अटैक करता। मैन ईटर था तो बड़ा ही लाइटली ले रहा था आदमी को, क्योंकि उसे पता था कि आदमी तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। अब इन्होंने जो आदमी थे उनको भेज दिया कि वो भैंस को खोल लो और उसकी रस्सी निकाल लो, क्योंकि उस रस्सी की अब इनको जरूरत थी उस टाइगर को उठाने के लिए। और ये गए और वो अंडे, जो 3 अंडे नाइट जार के लेके आ गए थे, इन्होंने वापस उसी जगह रख दिए। इन्होंने कहा कि जो उसका हकदार है, बोले मैं इतने दिनों से घूम रहा था, वो टाइग्रेस को मारने के लिए मुझे नहीं मिल रही थी। जैसे ही ये 3 अंडे मैंने अपने हाथ में उठाए, मेरा लक चेंज हो गया। तो इन अंडों पे मेरा हक नहीं है, इसका जो असली मालिक है वो जो नाइट जार, उसके अंडे उसके पास ही रहने चाहिए। तो उन्होंने इस टाइगर्स को मारने का श्रेय उन अंडों को देते हुए उन अंडों को वापस रख दिया। अब थोड़ी देर में जब आए तो उन्होंने देखा कि नाइट जार वहां बैठा हुआ है और अंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसका कलर नाइट जार का और रॉक का कलर एक जैसे ही था। भैंस को खोला गया तो भैंस इतने दिन से जो खाना खा खा कर वो पालतू बन चुकी थी, वो एक कुत्ते की तरह बिहेव कर रही थी और इनके पीछे पीछे आ रही थी। उसने भी टाइगर को देखा और सूंघा। और इसके बाद इन्होंने लोगों ने एक पेड़ का तना काटा, उस पर टाइगर्स को बांध दिया गया। अब माधो सिंह और वो जिम कॉर्बेट, तीनों आदमी उस भारी भरकम टाइगर को उठा के लाने लगे। और ये कह रहे हैं बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन तीनों को वजन उठाने की आदत थी तो वो उन्होंने काम पूरा करके दिखाया। अब वो 3 थके हुए आदमी और एक भैंस उस चौगर टाइग्रेस को काला अगर फॉरेस्ट बंगलो में लेके आए। और उस दिन के बाद से कभी भी कोई भी आदमी 100 किलोमीटर के 100 माइल्स के दायरे में मारा नहीं गया टाइगर के द्वारा। अब जो एक नक्शा था जिसमें कि मारे गए हुए लोगों के क्रॉस बने हुए थे, 64 क्रॉस,
उस नक्शे में जिम कॉर्बेट ने एक क्रॉस और बनाया, लेकिन अब की बार ये क्रॉस टाइग्रेस के लिए था। और वो डेट जिस दिन टाइग्रेस को मारा गया था वो थी 11 अप्रैल 1930। अब इन्होंने चेक किया, उसके नाखून टूटे हुए थे, उसका केनाइन दांत टूटा था। ये वजह थी जिसकी वजह से वो मैन ईटर बन गई थी। और क्योंकि नाखून और दांत टूटे थे इसलिए वो अकेले शिकार नहीं कर पाती थी। वो जो कब जो उसकी मदद करता था वो गलती से जिम कॉर्बेट ने पहले मार दिया था। तो वो हमला करती थी, घायल करती थी, लेकिन फाइनली मार नहीं पाती थी लोगों को अकेले। तो इस तरह से चौगर टाइगर्स का अंत हुआ, जिसमें से एक मैन ईटर टाइग्रेस थी, एक उसकी बच्ची जो कि मैन ईटर बन चुकी थी, फुल्ली ग्रोन थी, जो पहले मार दी गई थी, और 2 टाइगर जिम कॉर्बेट ने गलती से मार दिए जो कि मैन ईटर नहीं थे। 4 टाइगर मारे गए थे, एक भालू मारा गया था, 3 लेपर्ड मारे गए थे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। मैन ईटर इसमें से केवल 2 थे, बाकी जानवर निर्दोष थे। तो दोस्तों ये थी कहानी चौगर टाइगर्स की, जिसे जिम कॉर्बेट ने मारा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।